नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में GS2 में एक सवाल पूछा गया था कि तकनीक जो है ये GS2 में पूछा गया, तो उस समय निबंध तो नहीं होता था। तो GS2 में उन्होंने पूछा था कि तकनीक मानव के लिए अभिशाप है या वरदान है। मैं जानता हूँ बहुत ही आसान स्तर के सवाल हैं, लेकिन आज इसको हम निबंध के तौर पर में देखेंगे और तकनीक की जगह पर AI किया है मैंने। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो 2 कठिन स्तर के सवालों को हल करेंगे विथ मॉडल आंसर। हिंदी में मैं समझाऊंगा, इंग्लिश में भी इसका PDF अवेलेबल होता है, तो उसको देखेंगे और एक निबंध के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लिख सके। आज के न्यूज़ वीडियो में मैंने एक चीज़ समझाया था आपको कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 6 महीने 7 महीने से सही, या फिर 1 साल से, या फिर 2 साल से, कई सारे लोग उससे ज़्यादा से भी कर रहे होंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर लिखना नहीं आया है, उत्तर लेखन नहीं आता है, या आप उसका रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कुछ खास मतलब बनता नहीं है फिर तैयारी करने का। फिर तो बस बातें होती है कि भाई पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं कि जब PT पास करेंगे तब जाके मेंस के लिए लिखेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ तरीका बहुत ही गलत होता है। सही तरीका होता है कि आप डेली प्रैक्टिस करें, डेली लिखें और उसके बाद से मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएं। ये सबसे सही तरीका होता है। प्रीलिम के बाद अगर आप मेंस का अप्रोच करेंगे तो बहुत ही कठिन होता है तैयारी करना। ओके, शुरुआत किससे करेंगे हम लोग? इससे शुरुआत करेंगे निबंध से। निबंध को देखेंगे पहले क्या है, उसके बाद हम लोग GS के 2 सवालों को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि GS के दोनों सवाल जो हैं वो भी कोई आसान नहीं होंगे, वो भी काफ़ी कठिन स्तर के सवाल होंगे। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से सवाल होंगे। एक सवाल का मैंने मॉडल आंसर दे दिया था, जिसमें मैंने पूछा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैंने बताया भी था बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका केंद्र राय संबंध से जोड़कर मैंने पूछा था कि आजकल में 3 भाषा का फॉर्मूला जो आज मैंने पढ़ाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसका मेंशन किया गया है, उसके कारण से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है, ये मैंने मॉडल आंसर दे दिया था। एक और मैंने सवाल दिया था केंद्र राय से जुड़ा हुआ टॉपिक पर, GST का केंद्र राय संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। GST ने संघवाद को किस प्रकार से मजबूत किया है, यहाँ पर यह सवाल मैंने पूछा था। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, हाउ हैज GST स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म, ये सवाल मैंने पूछा था। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका मॉडल आंसर ही मैं दिखा दूंगा आपको, ताकि आपका सही से इसका हल निकल के आ जाए कि क्या लिखना है इसमें। 24 मार्च से मंडे से शुरू हो रहा है आंसर राइटिंग 71 BPSC के रिगार्डिंग। अगर आपको जुड़ना हो तो बताइएगा। इसी प्रकार के सवाल होते हैं, मॉडल आंसर भी कतिपय इसी प्रकार का होता है। चलिए सबसे पहले निबंध को डिस्कस करते हैं कि निबंध किस प्रकार से उस टॉपिक का लिखा जाएगा। चलिए अभी आप दिखाता हूं मैं आपको, और आपको सोचने के लिए बोलता हूं। आपको मान लीजिए निबंध दिया गया, आपने बचपन में पढ़ा होगा विज्ञान अभिशाप वरदान। विज्ञान की जगह पर तकनीक लिख देते हैं, तकनीक की जगह पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिख देंगे। सभी निबंध जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है। क्या कॉमन होता है? किस प्रकार से अप्रोच किया जाता है निबंध को। टेक्निकल निबंध जो होते हैं, तकनीक पर आधारित निबंध जो होते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो या तकनीकी करंट अफेयर पर आधारित हो, जैसे AI जो है ये साइंस एंड टेक भी हो गया और आपका ये करंट अफेयर का विषय भी हो गया, बहुत ज़्यादा डेली ही चर्चा में रहता है। इस कारण से इस पर आधारित निबंध ही पूछा जाता है। कभी भी इसको अप्रोच करते हैं तो लिखते समय कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहला चीज़, आप इसको डिफाइन जरूर करेंगे कि व्हाट इज़ AI आखिरकार है क्या। या तकनीक पूछा जाता है तो आप जरूर बताएंगे कि व्हाट इज़ तकनीक, मतलब टेक्नोलॉजी क्या होता है। अगर तकनीक का अभिशाप वरदान पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए विज्ञान के बारे में पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि विज्ञान जो है ये क्या है, किस प्रकार से होता है, क्या इसमें अलग होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जगह पर कुछ और भी दे सकता है। हो सकता है आपसे पूछे परमाणु ऊर्जा वरदान या अभिशाप पूछ सकता है। तो अभिशाप के तौर पर चेरनोबिल का आप उदाहरण देंगे और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का उदाहरण देंगे, और वरदान के तौर पर आप दुनिया भर के कई सारे उदाहरण दे सकते हैं बिजली उत्पादन के लिए। मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्या है, एक खांचा है। इस खांचे में कई सारे टॉपिक को बिठाया जा सकता है। अभी मैंने आपके समक्ष उदाहरण दिया, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। इसकी जगह पर विज्ञान लिख देते हैं, ठीक है। BPSC में पूछा गया 2 साल पहले, और 70 BPSC के लिए मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि कृपया करके
70 बीपीएससी के लिए पहले आसान टॉपिक को तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है आप कठिन कठिन पढ़ के जाए और सारा आसान कुछ पीवाईक्यू उठा के कॉपी पेस्ट करके सारा कुछ आपसे पूछ ले। तो इसलिए मैंने बोला था सबसे पहले आसान टॉपिक को करिएगा। कठिन निबंध ही मैंने करवाए हैं और भी करवाऊँगा। इसके जब विज्ञान रख लीजिए, परमाणु ऊर्जा रख लीजिए, आप एआई की जगह पर इंटरनेट रख लीजिए। इंटरनेट अभिशाप या वरदान। लिखना किस प्रकार से है, तो पहला तो इसका ध्यान रखना है, डिफाइन जरूर कर दीजिए कि क्या है। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी इसका लेखन करते हैं। तो अगर आपने AK-47 बंदूक का नाम सुना है, जो दुनिया में सबसे फेमस असॉल्ट राइफल है, ये अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में है तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। यही अगर किसी आतंकवादी के हाथ में है तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं। एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी का भी इसी प्रकार से होता है कि उसको किस उद्देश्य के साथ में उपयोग किया जा रहा है, ये मायने रखता है कि क्या है वो अभिशाप है या वरदान है। अगर उसका उपयोग हम डीप फेक के लिए करेंगे, अगर हम उसका उपयोग साइबर फ्रॉड के लिए करेंगे, अगर उसका उपयोग हम लोगों को परेशान करने के लिए करेंगे और हैकिंग के लिए करेंगे, या फिर गलत चीज़ों को फेक न्यूज़ फैलाने के लिए करेंगे, तो एआई क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। यानी कि इस टॉपिक में हमें एआई के 10 फायदे और 10 नुकसान हमें अलग कर लेने हैं। सबसे बेसिक टॉपिक से चलते हैं हम लोग। क्या करने हैं, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ये निबंध लिखने से पहले क्या करते हैं, एक रफ पेपर तैयार कीजिए, उस पर में लिखिए एआई के फायदे, दूसरी तरफ में लिखिए एआई के नुकसान। अब एआई के फायदे सबसे पहला बनाइए, शिक्षा में एआई का क्या फ़ायदा है। उसके बाद से स्वास्थ्य सेक्टर में एआई का क्या फ़ायदा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एआई का क्या फ़ायदा है। उसके अलावा क्या हो सकता है, सिक्योरिटी में, सुरक्षा में एआई का किस प्रकार से फ़ायदा है। सोशल जो चीज़ें होती है, पैरामीटर्स होते हैं, उनको सही करने में एआई का क्या फ़ायदा है। जैसे महिलाओं की स्थिति को सुधारने में एआई का क्या फ़ायदा हो सकता है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ फ़ायदे मैंने इसके अलग किए। साइबर फ्रॉड को रोकने में भी एआई का फ़ायदा हो सकता है। ग्रुप आजकल चर्चा में है, जो कई सारे जो आईटी सेल के लोग होते हैं अलग अलग पार्टियों को, उन सब की लंका लगा रखा है ग्रुप ने। ट्विटर पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर सारे झूठे न्यूज़ को उजागर करके रख देता है। तो एआई का फ़ायदा हो गया। आपने एक तरफ लिख लिया एआई के फ़ायदे, जो बिल्कुल बेसिक से, जो आज निबंध लिखेंगे मैं इनके लिए बता रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या लिखिए, एआई के नुकसान। नुकसान में क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पर इसका नुकसान के लिए उपयोग किया जा सकता है। डीप फेक इसका उदाहरण दे सकते हैं, फ्रॉड इसका उदाहरण दे सकते हैं आप, वॉइस कॉपी करके बेचना यानी कि कॉपीराइट का उल्लंघन इसका उदाहरण दे सकते हैं आप, फॉल्स न्यूज़ को फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना इसका उदाहरण दे सकते हैं आप, गलत चीज़ों को प्रमोट करना एक उदाहरण दे सकते हैं आप। ये क्या है, इसके बेनिफिट और नुकसान दोनों हैं। दोनों हमने लिख लिए डब पेपर पर। अब हमने लिखना शुरू किया। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए अवसर और चुनौती दोनों लाती है। इसके जगह पर आप हो सकता है कि आप हाल के उदाहरण सहित शुरू करें कि हाल ही में रश्मिका मंदाना जो है, उनका डीप फेक वीडियो जो है वो चलाया जा रहा था जगह जगह पर, जिसके कारण से फेक न्यूज़ की संभावनाएं देखी गई। या फिर आप ये बता सकते हैं कि हाल ही में भारतीय के कई सारे न्यूज़ चैनल पर अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट के फेक न्यूज़ चलाए गए थे। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ भी आप ऐसा डाल सकते हैं जिसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा हो आगे। प्रगति को गति दे सकती है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि ऐसे क्षेत्रों में क्रांति भी ला सकती है। मैंने क्या बताया, कुछ स्टोरी से शुरू कर सकते हैं या बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही नौकरी हानि, डेटा गोपनीयता, नैतिक मुद्दे जैसे जोखिम भी शामिल है। अब जरा यहाँ पर रुक जाइए। क्या एआई के बारे में अगर पूछा गया है तो क्या केवल फ़ायदा और नुकसान लिखकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? अगर थोड़ा सा और डीप जाएंगे, जिनको अधिक मार्क्स चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एआई जो है बेसिक एआई से ज़्यादा खतरनाक क्या हो गया है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आधारित जो एआई प्रणाली है, जिसको LLM कहा जाता है, उस पर बेस्ड जो एआई है, जिसका उपयोग बहुत ही आसान होता है, वो ज़्यादा क्या हो रहा है, तो ख़तरनाक हो रहा है। और इस प्रकार के ऐप, आपने कई सारे ऐप देखे होंगे कि सेलिब्रिटीज़ के साथ आप गंदे वीडियो बना सकते हैं। देखा होगा आपने ऐप, उसका क्या होता है, तो ऐड वगैरह भी आता है कि आप सेलिब्रिटी को हग करते हुए वीडियो बना लीजिए, उनके हाथ पकड़ के चलते हुए वीडियो बना लीजिए। तो ये क्या है, ये गलत उपयोग है उसका। भले इंटरटेनमेंट के लिए सही, लेकिन किसी की प्राइवेसी का हनन है। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके दोनों उपयोग को आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। इस निबंध में हम एआई के भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह वरदान या अभिशाप है। मैं आपको ये समझा रहा था, अगर थोड़ा सा डीप आपको और जाना है तो एलएलएम के बारे में समझा दीजिए, नावीडिया की चर्चा कर दीजिए, जनरेटिव एआई क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि एआई का पहले वाला वर्जन और जो अभी आएगा जनरेटिव एआई जिसको कहा जाता है वो इससे भी अपग्रेड लेवल पर होता है। जैसे ग्रुप 3 अगर आपने उपयोग किया होगा तो शानदार है, उससे भी अपग्रेडेड लेवल का एआई आने वाला है। तो अगर हम इसके उपयोग को रेगुलेट नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, अगर सभी के हाथों में हम इतना पावरफुल एप्लीकेशन पकड़ा देंगे तो इसका हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। बेनिफिट ऑफ एआई क्या हो सकता है? एआई भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की क्षमता रखती है। सबसे बेसिक चीज़ चलते हैं क्या क्या? आर्थिक रूप से क्या हमारा फ़ायदा हो सकता है, सामाजिक रूप से क्या हो सकता है। तो आर्थिक में इकोनॉमी आ गया, सामाजिक में क्या आ गया? अभी मैंने आपको समझाया कि महिलाओं से जुड़े हुए इशू आ गए, एजुकेशन आ गया, अपना हेल्थ आ गया, सामाजिक में ही आ सकता है। और क्या आ सकता है? और भी कोई सोशल इशू है जिसको अगर आपको दूर करना है तो एआई का आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेसिक क्या होता है? डायमेंशन होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में 967 अरब डॉलर का योगदान दे सकती है। स्वास्थ्य सेवा में प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से प्रैक्टो जैसी चीज़ें काम करती हैं। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है आप दूर से बैठ करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर की जगह पर हो सकता है कोई चैटबॉट हो, और वो आपके जो आपका सिम्टम है उसके आधार पर आपको दवाई रिकमेंड कर सकता है। एक और एप्लीकेशन का उदाहरण दिया इसने। ट्रिकोग एआई का उपयोग हृदय रोगों का निदान कर रहा है, और कृषि में एआई फॉर इंडिया 2030 पहल सटीक कृषि को बढ़ावा दे रही है। फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। सरकार की पहल जैसे इंडिया एआई पोर्टल एआई को सामाजिक प्रभाव के लिए बढ़ावा दे रही है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। इस प्रकार के निबंध में इंट्रोडक्शन जब शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ में शुरू करें, कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल के साथ में शुरू करें, या कोई हॉट इशू का अगर आप उपयोग करते हैं शुरू करने के लिए तो भी बेस्ट रहता है। लेकिन जब भी शुरू करें, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ है। एआई को एक बार डिफाइन जरूर कर दें कि व्हाट इज़ एआई आखिरकार में है क्या, या फिर इंटरनेट आखिरकार में है क्या। ये अगर कुछ भी पूछा जाता है तो उसको डिफाइन कर दें। कृषि में एआई का उपयोग मैंने अलग से पढ़ाया था। कहाँ से कंटेंट लाते हैं सर, कहाँ से कंटेंट लाते हैं लिखने के लिए? डेली न्यूज़पेपर या कोई भी आप करंट अफेयर अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो उसमें एआई आधारित चीज़ें खंड खंड में आती है। कभी मैंने कृषि के बारे में एआई पढ़ाया है, कभी स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया है, मैंने आपको डिफेंस में एआई मैंने पढ़ाया है। आप कहीं और का एआई अगर पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ है, या आप अगर उपयोग करें तो वो चीज़ें हैं। आप उस सभी को जोड़ करके आपको निबंध में लिखना पड़ता है। या अगर कोई आपने मूवी देखा हो एआई आधारित तो उसका भी आप उदाहरण दे सकते हैं। कोई तो देखा होगा, टर्मिनेटर तो देखा ही होगा, कम से कम टर्मिनेटर तो देखा होगा। देखिए क्या है, एआई भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की क्षमता रखती है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार एआई 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 967 अरब डॉलर का योगदान दे सकती है, जो देश के जीडीपी का 10% होगा। एआई फॉर इंडिया 2030 ब्लूप्रिंट से डेटा उठाया हुआ है, और इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप रेफरेंस सहित डेटा सहित एक बार नोट्स बना करके रख लें। विभिन्न क्षेत्रों में एआई का अनुप्रयोग से संभव है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? स्वास्थ्य का क्षेत्र, एआई ने स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी है। प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म का उदाहरण दे सकते हैं, और भी अगर कोई प्लेटफॉर्म का आपको उदाहरण याद है तो उसका उपयोग जरूर ही करें। हृदय रोग, अगर आपने एप्पल वॉच यूज किया है, क्या आपने? कई सारे लोग यूज करते, मैं कभी नहीं करता। स्मार्ट वॉच मुझे दुनिया का सबसे फर्जी चीज़ लगता है। वॉच में भी आपने मोबाइल बांध लिया हाथ पर भी, क्या अंतर है? चलिए आ जाइए, जो लोग यूज करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, अच्छी बात है, अपना अपना पसंद होता है। आपको मैं क्या बता रहा था, एप्पल वॉच में बीपी, शुगर, आपका हार्ट, हर चीज़ के बारे में, या कोई भी स्मार्ट वॉच, सैमसंग के भी गैलेक्सी वाले आते हैं, उसमें भी इन चीज़ों के बारे में बता देता है। अब एआई का उपयोग करके न्यूज़ में मैंने पढ़ा है, कई बार एप्पल वॉच ने जिनको हार्ट अटैक आने वाला है उनको पहले ही अलार्म दे देता है कि आप संभल जाइए, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। तो ये कैसे संभव है? हमारे शरीर का मेडिकल डेटा का उपयोग किया उस सेंसर ने, और उस सेंसर ने उसको एनालाइज करके हमें ये बताया कि ये खतरा हमारे सामने आने वाला है। ख़ास तौर से एप्पल वॉच में चीज़ देखा गया है। मैं पर्सनली उपयोग नहीं करता हूँ, मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
जो लोग उपयोग करते होंगे वो बता सकते हैं और सटीकता से। खुदरा विक्रय में इसका कैसे उपयोग हो सकता है? बाटा ऐसी कंपनियां एआई का उपयोग कर वीडियो विश्लेषण और भावनात्मक एआई के माध्यम से स्टोर बिक्री, ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए कर रही है। इंडिया रिटेल ब्रांड्स यूजिंग एआई, ये इस रिपोर्ट से इसने निकाला है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एआई का उपयोग बाटा जैसी कंपनियों ने शुरू किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है। जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आपके इंस्टा फेसबुक पर, उसमें भी एआई का योगदान होता है कि आप कौन सा एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, कौन सा नहीं देखेंगे। वो आपका डेटा का आधार पर एआई विश्लेषण करके देता है। कृषि एआई फॉर इंडिया 2030 पहल के तहत सटीक कृषि और फसल प्रबंधन में एआई का उपयोग किया जा रहा है, जो उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। एआई फॉर मैंने आपको बताया था। एक चीज़ आपको याद है, महाराष्ट्र का केस मैंने पढ़ाया था, आपको याद है क्या? महाराष्ट्र का केस मैंने पढ़ाया था जहां पर एआई का उपयोग करके प्रोडक्शन को 50% तक इंक्रीज किया गया है और लागत को 40% तक कम किया गया है। मैंने ही पढ़ाया था, आपको याद कीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि एआई पर आधारित चीज़ों के उपयोग से हमें सटीक पता चलता है कि इस फसल को अभी पानी की आवश्यकता है, कौन से खाद डालने हैं, कौन से खाद का उपयोग नहीं करना है, कब पानी डालना है, किस प्रकार से चीज़ों को, कौन से वैरायटी का खाद डालना है, ये तक वो बता देता है एआई। कितना बूंद पानी गिराना है ये तक बता देता है और हर चीज़ ऑटोमेटेड हो गया है। महाराष्ट्र का मैंने आपको केस स्टडी पढ़ाया था डिटेल में, न्यूज़पेपर डिस्कशन में ही पढ़ाया था। तो वो क्या है, तो वो एआई का आप एग्रीकल्चर उपयोग में उसका उदाहरण दे सकते हैं। एआई सरकार को बेहतर बनाने के लिए, ये पिछले साल पूछा गया है गुरु, पिछले साल ये पूछा गया है बीपीएससी मेंस से पूछा गया। एआई सरकार को बेहतर बनाने, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, भ्रष्टाचार को कम करने में मदद कर रहा है। जैसे उमंग ऐप के माध्यम से नागरिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, ये एआई क्या कर रहा है, तो मदद कर रहा है कहीं न कहीं। सरकारी पहल जैसे राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2016, जिम्मेदार एआई के लिए मसौदा 2021 एआई के नैतिक और समावेशी तरीके से लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एआई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सब कुछ एआई ही कर रहा है अभी। अब जरा यहाँ पर रुकिए, अगर मैं करवा रहा हूँ तो एवं ही तो नहीं करवा रहा हूँ, आपने कुछ सोचा यहाँ पर कुछ छूट रहा है। अगर मैं टॉपिक में आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ें मिस कर जाते हैं बच्चे, अभी कुछ भी मिस नहीं हुआ है। टॉपिक में एक वर्ड में हटा दूँ, अभी तक जितने एग्जाम्पल हमने लिए हैं भारत के ही लिए हैं, एक वर्ड में हटा देता हूँ, भारत। अब जो ये एआई के पर आप निबंध लिखेंगे, ये निबंध और पहले वाला निबंध बिल्कुल अलग अलग होगा। क्यों आपने नहीं सोचा अभी तक? मैंने इंटरनेट वरदान या अभिशाप बोला, तकनीक वरदान या अभिशाप बोला, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत जैसे देशों के लिए वरदान या अभिशाप। इसलिए सारे उदाहरण हम भारत के दे रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर लोहिया का एक कथन दिया था जो बहुत ही फेमस कथन है। मैंने ये बोला था कि सड़कें अगर खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाएंगी। ये डॉक्टर लोहिया का कथन है। ये क्या है, तो लोकतंत्र के में क्या ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग ये कथन था कि भाई लोकतंत्र में सड़क खामोश नहीं रहने का मतलब होता है कि लोग जो होते हैं वो अपनी आवाज़ उठाते रहें, अपनी जायज़ मांगों को सरकार के समक्ष रखते रहें। सड़क खामोश का मतलब ये नहीं था सड़क बंद करना, नहीं, उसका मतलब ये था। मैंने इसमें कहीं भी टॉपिक में भारत की चर्चा की है क्या? सड़क अगर खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएंगी, ये मैंने दिया था निबंध, कभी कभार देता हूँ इस तरह के। आप मुझे बताइए इस पूरे टॉपिक में कहीं पर भी भारत की चर्चा है क्या? कहीं पर भी नहीं है। तो फिर आपने बहुत सारे बच्चों को मैंने दिया है कि आप वैश्विक स्वरूप में लिखिए इसको। जब टॉपिक में किसी भी देश का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ रहे तो कोशिश कीजिए पूरे विश्व से उदाहरणों को शामिल करें। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही दिया था कि लोकतंत्र को तकनीक ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, एक निबंध दिया था मैंने। या नहीं दिया हो तो आज ही लिख लीजिएगा। इसमें आपने दुनिया भर के एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए? क्या भारत में ही केवल लोकतंत्र है क्या भारत में ही लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सड़कों पर लोगों का आवाज़ उठाना ज़रूरी है क्या? अमेरिका में भी ज़रूरी है, पाकिस्तान में भी ज़रूरी है, बांग्लादेश में भी ज़रूरी है, जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ पर ज़रूरी है। तो निबंध के टॉपिक को अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आपका निबंध में मार्क्स कम हो सकता है। एआई भारत के लिए वरदान या अभिशाप, ये अलग निबंध होगा, और एआई वरदान या अभिशाप ये अलग निबंध होगा। आप डिफरेंस को समझिएगा।
एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी चीज़ों के कारण आपके मार्क्स शानदार आ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट का एक मार्क्स आया है, 200 नंबर आए हैं उनके निबंध में, 200 मार्क्स आए हैं, 200 हिंदी माध्यम में। सबसे पुराने वाले ग्रुप में ही जुड़ी हुई थी वो, तो महिला हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ है 69 में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निबंध में मार्क्स उठाए जा सकते हैं अगर आपने टॉपिक क्रैक कर लिए और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लिख दिया तो आपका मार्क्स शानदार उठता है, हिंदी माध्यम का तो खास तौर से। अब ज़रा हम लोग देखेंगे कि ये चैलेंज क्यों है हमारे लिए एआई। हालांकि एआई की जोखिम भी है। नौकरी हानि एक प्रमुख चिंता है क्योंकि स्वचालन कई क्षेत्रों में रोजगार को प्रभावित कर सकता है। जैसे मैं ही पहले एमसीक्यू बनवाने के लिए मैंने एक व्यक्ति को रखा हुआ था, लेकिन अब एआई बना देता है, तो नौकरी हानि तो होता ही है। डिजिटल विभाजन, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एआई का पहुंच असमान है, असमानता को बढ़ा सकता है। डेटा गोपनीयता एक और मुद्दा है क्योंकि एआई संवेदनशील डेटा पर निर्भर करता है, जिससे साइबर जोखिम बढ़ते हैं। एआई चैलेंजेस इन इंडिया, कौशल अंतराल के कारण कई व्यवसाय एआई परियोजनाओं को रोक रहे हैं और विनियामक अनिश्चितता भी एक बाधा बनकर आ रहा है। एआई के जोखिम भारत के लिए अभिशाप। हालांकि एआई के स्पष्ट लाभ हैं, इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो इसे अभिशाप बना सकते हैं। वही मैंने आपको बोला, जब आप इसके नुकसान को लिखते हैं तो उसका एग्जाम्पल का ध्यान में रखिएगा कि AK-47 किसके हाथों में है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों में है तो वो आपको सुरक्षित महसूस करवाएंगे, और अगर किसी गलत आदमी के हाथ में है तो फिर आपको डर लगेगा। क्यों है ये, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लिखते समय ये ना लिख दें कि सारा नुकसान ही है, आप एक पक्ष ना लिखें। नौकरी हानि, एआई के कारण स्वचालन कई क्षेत्रों में रोजगार को प्रभावित कर रहा है। डिजिटल विभाजन, गोपनीयता और नैतिक चिंताएं, एआई संवेदनशील डेटा पर निर्भर करता है, जिससे डेटा सुरक्षा, गोपनीयता के मुद्दे उठते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्वचालित चेहरे की पहचान प्रणाली विकास में डेटा और गैर स्वैच्छिक उपयोग की चिंताएं हैं। एआई एल्गोरिदम में पक्षपात भी एक मुद्दा है जो निर्णय लेने में असमानता पैदा करता है। याद कीजिए कुछ दिन पहले का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एआई के LLM मॉडल को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, तो आज के ही डेटा के आधार पर ट्रेंड किया जा रहा होगा ना। तो आज का जो अपना डेटा है वो तो दिखाता है कि महिलाएं जो हैं वो रोजगार में पिछड़ी हुई हैं, महिलाएं रोजगार के लायक नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा समाज प्रतिशतात्मक है पूरे दुनिया भर का। एआई का डेटा जो हम दे रहे वो तो जातिगत आधार पर भेदभाव को दिखाती होंगी, किसी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताते होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। काले लोगों के प्रति इनका अलग विभेद हो सकता है काले चेहरे को ना पहचाने। ये फेस रिकॉग्निशन वाला आपने ओप्पो के फ़ोन में कई बार सुना होगा, ये दिक्कत आती है, काले लोगों को भी गोरा कर देता है। तो ये क्या है, ये कहीं न कहीं गलत है जो क्या कर रहा है, तो पक्षपात को जन्म दे रहा है। एआई, भारत में एआई पेशेवरों की कमी है, जिससे कई व्यवसाय अपनी एआई परियोजनाओं को रोक सकते हैं। क्विलिक एक डेटा विश्लेषण कंपनी बताया कि 20% व्यवसाय कौशल अंतराल के कारण एआई परियोजनाओं को रोक रहे हैं। विनियामक चुनौतियां भी आ रही है। एआई के उपयोग को विनियमितता की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में विनियामक अनिश्चितता एक बाधा है। मिनिस्ट्री ऑफ जो आईटी है उसने एआई प्लेटफॉर्म को सलाह के लिए जारी किया, लेकिन इस बाद में हटा दिया गया, जिससे विनियामक स्पष्टता की कमी उजागर हुआ है। भारत में अभी भी एआई को लेकर कोई भी रेगुलेशन जारी नहीं किया गया। किस हद तक एआई का उपयोग जायज़ होगा, किस हद तक नाजायज़ होगा, ये अभी तक भारत में नहीं बताया गया है। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है, जैसे सीखने, तर्क करना, निर्णय लेना। भारत एक विकासशील देश है। एआई को अपनी आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। 2025 तक सरकार ने कई पहले शुरू की है, जैसे इंडिया एआई और एआई फॉर इंडिया 2030, जो एआई को सामाजिक प्रभाव और समावेश के लिए बढ़ावा दे रही है। हालांकि एआई के लाभों के साथ साथ इसके जोखिम भी हैं, नौकरी हानि, डेटा गोपनीयता और नैतिक चिंताएं। आपको अंत में ये लिखना है कि एआई जो है ये कहीं न कहीं बेनिफिट ही होगा लॉन्ग टर्म में, अगर हम इसका सही से उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा मैंने आपको दे दिया है, जिससे आपको स्पष्ट दिखे कि क्या इसमें कमियां हैं और क्या इसके लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको मैंने एक चीज़ और है, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है निबंधों को, पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, केवल पैराग्राफ में लिखना होता है। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करवा सकता हूँ। अगर मैं करवा रहा हूँ तो मैं आपका शत्रु हूँ। अगर आपको कोई स्पून फीडिंग करवा रहा है कि बेटा खुद से कुछ भी मत करो, सारा पका पकाया मिल रहा है और खा लो, तो आपको अकर्मण्य बना रहा है। मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, मैंने आपको पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें बताई है, इसको लिखने का काम आप करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, कोशिश ही कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे कोशिश तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो कोशिश कर रहे होंगे वो फिर आपसे आगे बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी कई सारे बच्चे साल भर 2-2 साल से लिख रहे हैं, और अगर आप आज शुरू करेंगे, जबकि तैयारी आप 1.5 साल 2 साल से कर रहे हैं, तो फिर आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं।
तो आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। बस यही मैं समझा रहा था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला सवाल जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, वीडियो लंबा होगा, कुछ सीख करके जाइएगा। वीडियो छोटा रखने से क्या फ़ायदा अगर कुछ सीखे ही ना तो। जीएसटी का केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जीएसटी ने संघवाद को किस प्रकार से मजबूत किया है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले मैंने सवाल दिया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 भाषा के फॉर्मूला ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों के बीच विवाद को जन्म दिया है। इसका समाधान को लिखिए। ये करंट इशू है, हॉट टॉपिक है, कृपया इसको तैयार करके जाएं जिनका मेंस एग्जामिनेशन है, या इस प्रकार के मिलते जुलते करंट के जो टॉपिक होते हैं वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका इंट्रो क्या लिखेंगे? वस्तु और सेवा कर क्या क्या है इस सवाल में? इस सवाल में क्या क्या है, पहले सवाल को तोड़ते हैं। जीएसटी केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? क्योंकि फुल फॉर्म तक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। एग्जाम में हो सकता है लिखा हुआ रहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन फिर भी आप क्या करें, डिफाइन जरूर करें कि जीएसटी क्या है, कब से लागू हुआ है, इतना जरूर लिख दें। इंट्रो में मत लिखिए, कहीं और लिख दीजिए, इंट्रो के ठीक नीचे लिख दीजिए। इंट्रो आप करंट से शुरू कर लीजिए, लेकिन डिफाइन प्लीज इसको डिफाइन कीजिएगा। केंद्र राज्य संबंधों प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं, ये क्या प्रभाव पड़ रहा है, जीएसटी संघवाद को किस प्रकार से मजबूत किया है, ये दूसरे हिस्से में हमें लिखना है। 2 हिस्सा है सवाल का। पहला है जीएसटी का, हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। वस्तु सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना, एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करना था। और यह एक एकीकृत कर प्रणाली है, यानी कि इंटीग्रेटेड है। ये पूरे देश में एक ही कर प्रणाली चलती है, पूरे देश में। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ का मूल्य अलग और बिहार में मूल्य अलग। किस चीज़ का मूल्य अलग हो सकता है? शराब का हो सकता है, पेट्रोल का हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ें जीएसटी में अभी भी शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्योंकि राज्य उनसे खूब बड़े स्तर पर रेवेन्यू कमाना चाहता है, एकमात्र कारण है। ठीक है, जैसे दिल्ली में 1 पर 1 फ्री बिकती थी पहले, और अब वहाँ पर दूसरा दाम हो गया होगा, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता क्या है। बिहार में तो बैन ही है। ये क्या मैं बता रहा था कि सरलीकृत कर प्रणाली को अपनाया गया और पूरे देश में कदाचित एक ही कर प्रणाली है। कुछ कमोडिटीज़ को अलग करके रखा गया, कुछ वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। एकीकृत कर प्रणाली का तात्पर्य मैंने अभी आपको समझाया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों के कई करों को समाहित कर दिया गया। जीएसटी का कार्यान्वयन केंद्र राज्य के संबंध के लिए महत्वपूर्ण कदम रहा, क्योंकि यह संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत सहकारी संघवाद, शब्दों को ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि केंद्र और राज्य जब मिल के कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेशन बोलते हैं कॉरपोरेट करो मेरे साथ सहयोग करो, तो सहयोग सहकारी, सहयोग सहकारी संघवाद उसी को कहा जाता है सामान्य भाषा में। बढ़ावा देता है कि केंद्र और राज्य यहाँ पर मिल के काम कर रहे हैं। हो सकता है आपसे मेंस एग्जामिनेशन में यही पूछ ले कि सहकारी संघवाद की अभिकल्पना क्या है। कठिन भाषा हो गया, सहकारी संघवाद क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं, कुछ उदाहरण सहित समझाइए। तो उसमें आप जीएसटी का उदाहरण दे सकते हैं, नीति आयोग का उदाहरण दे सकते हैं। इस निबंध में जीएसटी केंद्र राज्य संबंध प्रभाव के संबंध को मजबूत करने विशेष भूमिका। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है, प्रभाव क्या क्या पड़ा है। जीएसटी लागू होने से पहले केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी कर प्रणाली जैसे वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कर संग्रह करती थी। इस प्रणाली में करों का दोहराव होता था, कास्केडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो पहले पड़ता था। राज्यों के बीच कर प्रतिस्पर्धा आम थी। जीएसटी ने जटिलता को समाप्त कर एकीकृत कर संरचना अपनाई है। इसके लाभ, इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। राजस्व साझेदारी में बदलाव हुआ है। जीएसटी के अंतर्गत कर संग्रह को केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। जितना पैसा इकट्ठा होता है उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी बांट करके राज्यों की हिस्सेदारी अलग करके दे दी जाती है। यह व्यवस्था राजस्व पर राज्यों की निर्भरता को कम करती है और केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देती है। यही चीज़ खामी भी बनकर आएगा। राज्यों की स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ा है। कहीं न कहीं राज्यों की स्वायत्ता जो है, वित्तीय स्वतंत्रता है, उस पर अंकुश लगा है, क्योंकि भारत सरकार इकट्ठा कर रही है अब सारे करों को। तो आपने सुना होगा कि तमिलनाडु कई बार आरोप लगाता है, तो कई बार महाराष्ट्र आरोप लगाता है, कई बार बिहार सरकार बोलती है कि हमने इकट्ठा किया था बहुत सारा कर, उसके अंतराल में हमें पैसे कम मिल रहे हैं। तमिलनाडु बोलता है, महाराष्ट्र बोलता है कि हम तो भाई अच्छे उद्योग धंधे वाले राज्य हैं और हमारे यहाँ से कर तो बहुत सारा आप इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलता है, तो कम पैसा मिलता है। वित्तीय असमानताओं का समाधान। जीएसटी ने छोटे और कम राजस्व वाले राज्यों को लाभ पहुँचाया है, जैसे बिहार को लाभ पहुँचाया है, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधे कम हैं, तो कर तो वहाँ से कम इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन करों में हिस्सेदारी चूँकि बांटा जाता है पूरे देश भर में, तो जो छोटे राज्य हैं, अविकसित राज्य हैं, गरीब राज्य हैं, उनको काफ़ी फायदा होता है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। सवाल में बोला गया था विश्लेषण कीजिए।
प्रभावों का। तो जब प्रभावों का विश्लेषण करने को कहा जाता है तो आप विश्लेषण में कुछ सकारात्मक चीज़ें भी लिखेंगे और कुछ नकारात्मक चीज़ें भी लिखेंगे। सवाल में ये नहीं कहा गया है आलोचनात्मक। क्या आलोचनात्मक में ही केवल नकारात्मक चीज़ें होती है? नहीं, आलोचनात्मक के अलावा भी विश्लेषण कीजिए, परीक्षण कीजिए, उसमें भी आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाना पड़ता है कि क्या पड़ रहा है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता में कमी आई है, मैंने आपको पहले ही बताया। ऊपर जो लाभ था उसको इनडायरेक्टली आप हानि में भी लिख सकते हैं। ऊपर लिखा हमने सहयोग हो रहा है, नीचे हम लोग लिख रहे हैं कि सहयोग तो हो ही रहा है, लेकिन राज्य सरकारों के पास में पैसे इकट्ठे करने की शक्तियाँ कहीं न कहीं कम हो गई है। जीएसटी लागू होने से पहले राज्य सरकारें वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर जैसे स्थानीय करों की दरें स्वयं निर्धारित कर सकती थी, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद कहीं न कहीं उसमें स्वायत्ता में कमी आई है। तमिलनाडु, बंगाल, केरल, इन सभी का भी उदाहरण दे सकते हैं, यूपी का भी उदाहरण दे सकते हैं, महाराष्ट्र का भी उदाहरण दे सकते हैं। मुआवजा भुगतान में देरी का विवाद भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। 2017 से 2022 के बीच में बहुत बड़े स्तर पर देखा गया है कि मुआवजा भुगतान में देरी हुई है। केंद्र सरकार ने राजस्व के हानि की भरपाई के लिए मुआवजा देने का प्रावधान किया था। जब जीएसटी लागू हुआ था तब भारत सरकार ने बोला था कि हम आपको मुआवजा का भुगतान करेंगे 2017 से 2022 के दौरान, लेकिन इसमें भी चुनौती देखी गई, कई सारे राज्यों को नुकसान हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र ने मुआवजा भुगतान में देरी की, जिसके कारण राज्यों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। इस देरी ने केंद्र राज्य संबंध में तनाव पैदा किया, राज्यों के बीच अविश्वास की भावना को बढ़ाया। जीएसटी परिषद में केंद्र का प्रभाव अधिक है और ये केंद्र की तरफ में झुका हुआ दिखता है। हालांकि इसमें राज्य भी भागीदार होते हैं। 1/3 मत केंद्र को, 1/3 मत और राज्यों को 2/3 मत प्राप्त हैं, लेकिन परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री करते हैं, जिसके कारण केंद्र का प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको इसको लिखना है। टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगा तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी के सवाल टर्मिनोलॉजी का खेल होता है। जीएसटी परिषद में केंद्र का प्रभाव अभी अधिक दिख रहा है। क्यों भाई? जीएसटी परिषद वोटिंग से कोई भी फैसला लिया जाता है, 1/3 मत यानी कि 33% केंद्र सरकार के हाथों में है और 66% सभी राज्यों को मिला करके है। लेकिन जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वित्त मंत्री महोदय। इसीलिए वित्त मंत्री महोदय के कारण से केंद्र का प्रभाव कहीं न कहीं मजबूत हो जाता है, जो संघवाद की भावना को कहीं न कहीं कमज़ोर कर रहा है। ऊपर हमने लिखा सहयोग बढ़ा रहा है क्योंकि मिलजुल कर काम कर रहे हैं। नीचे हम बोल रहे हैं कि संघवाद की भावना कमज़ोर हो जाता है क्योंकि वित्त मंत्री करते हैं। तो ऐसा करते हैं इसका समाधान करने के लिए कि राज्यों को हम क्या करते हैं, तो एक साइकिल में इसकी अध्यक्षता संभालने को दे देते हैं। आज यूपी कर लेगा, कल बिहार कर लेगा, परसों तमिलनाडु कर लेगा अध्यक्षता। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार को अपना प्रभुत्व बना करके रखना है। किस पर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। क्यों रखना है? क्योंकि देश को मजबूत करना है। छोटे और मध्यम उद्यमों पर बोझ अधिक आता है। जीएसटी के जटिल अनुपालन से छोटे उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में छोटे व्यापार जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग की जटिलता के कारण से विरोध प्रदर्शन भी किया था कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। उपभोग आधारित कर से असमानता है। जीएसटी उपभोग आधारित कर है, जिसके कारण से अधिक उपभोग करने वाले राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होता है, जबकि उत्पादन आधारित राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर जो लोग ज़्यादा खरीद करके काम चलाते हैं उनको ज़्यादा फायदा हो जाता है और जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है उनको नुकसान हो जाता है। तकनीकी और प्रशासनिक जटिलताएँ भी बहुत ज़्यादा है। समझ में भी कई सारे लोगों को जीएसटी पोर्टल पर नहीं आता है। राजस्व कर संग्रह में अनिश्चितता आई है, कभी बढ़ जाता है, कभी कमी देखी जाती है। इस अभी के हाल के सालों में बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि देखी गई है। वहीं कोरोना के दौरान बहुत ज़्यादा कमी देखी गई थी। ये मैंने आपको पक्ष विपक्ष, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, सब बता दिया है। 33 मिनट का वीडियो हो चुका है। बाकी का एक और सवाल है जो मैं दिखा देता हूँ सवाल, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जीएसटी संघवाद को कैसे मजबूत किया, दूसरा पक्ष है, इसको भी ज़रा देख ले, तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। देखिए क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है। अभी मैंने आपको समझाया केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। संघीय ढांचे में संतुलन को पैदा किया है कि भाई केंद्र सरकार के पास में 1/3 अगर मत है तो राज्य सरकार के पास में 2/3 मत हैं, जिससे क्या होता है, संतुलन बना है कहीं न कहीं। विवाद समाधान के लिए एक परिषद भी बन गया है और उस विवाद समाधान परिषद में क्या होता है कि राज्य अपनी बात रख पाते हैं कि हमें इन चीज़ों पर टैक्स को बढ़ाना चाहिए और इन चीज़ों पर टैक्स को कम करना चाहिए। नीतिगत एकरूपता, एक देश एक कर प्रणाली ने क्या किया है, पूरे देश को एक दाम वाले सिस्टम में बांट दिया है, मतलब बांध दिया है,
जिसके कारण से क्या होता है, पूरे देश में प्राइस का जो सिस्टम है वो लगभग में एक ही जैसा आपको देखने को मिलता है, कुछ कमोडिटीज़ को छोड़ करके। तो ये सहकारी संघवाद को बढ़ाने का एक तरीका था जिसको जीएसटी के द्वारा हमने प्राप्त किया है। नीति आयोग ने भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का मतलब होता है जहाँ पर केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हों। अगला सवाल मैं दिखाता हूँ, उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा, आप उसको कृपया करके ग्रुप में से लें और लिखने की कोशिश करें। हाल के दिनों भारतीय निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, इसके प्रभाव और समाधान को स्पष्ट कीजिए। इसके प्रभाव और समाधान दोनों लिखने हैं। निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है, तो अब क्या बोल दो, हाँ सवाल उठा है, हो गया आंसर क्या? नहीं, आपको उदाहरण देने पड़ेंगे अच्छे अच्छे, तब जाके पूरा होगा ये। इसका मैं मॉडल आंसर दे दूंगा आपको, कोशिश खुद से भी कीजिएगा लिखने की। एक ये होमवर्क हो गया, बाकी दो तो मैंने डिस्कस किया है। तीनों चीज़ आपको लिखने की कोशिश करना चाहिए। जो लोग ग्रुप वगैरह में जुड़े हैं वो तो लिख ही रहे होंगे, या जो नहीं जुड़े हैं वो भी लिख सकते हैं। लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होती है तो कृपया करके लिखें ज़रूर, डेली लिखें कुछ ना कुछ, 1 घंटा 2 घंटा प्लीज़ लिखिएगा। मुझसे मत जुड़िए आप, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे ही ग्रुप से जुड़ करके लिखिए। आप खुद से लिखिए, खुद से प्रयास कीजिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। कंटेंट कहाँ से आएगा तो वो सर्च कीजिए, किताब में पढ़िए, जो टॉपिक को पढ़ना है, या निर्वाचन आयोग निकालिए एम लक्ष्मीकांत में, देखिए उसका क्या है, विश्वसनीयता क्या है क्या नहीं। करंट अफेयर सर्च कीजिए कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आई हैं, 2-4 पॉइंट मिलेंगे, उसको लिख दीजिए। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कोई और कर ले जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। एक बच्चे बोल रहा था कि लाइब्रेरी में 8 घंटे पढ़ता हूँ मैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है, कैसे होगा? लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे बैठे, तो अभी भी कई सारे लोग वीडियो सुन रहे होंगे। समय पास करना लाइब्रेरी में जा कर के एक संतुष्टि जैसा हो जाता है कि मैं लाइब्रेरी 8 घंटे जा रहा हूँ, और उसमें पढ़ाई का वो आवर नहीं देखते। टाइमर लगा के पढ़िए तो कभी लाइब्रेरी में कि कितना घंटा आप हकीकत में पढ़ते हैं। आपको आश्चर्य हो जाएगा कि 8 घंटे बैठ रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम बच्चे 4 घंटे भी यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। चाय पीने जाना, बाहर गप्पे लड़ाना, रील देखना, बैठे रहना, कॉपी सामने खुला हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, पेज पलटते जा रहे हैं, दिमाग कहीं और होता है। ये नॉर्मल समस्याएं हैं जो सभी स्टूडेंट्स में होती हैं। आप भी अगर इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो उससे निकलने का एकमात्र तरीका होता है, जो पढ़ रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसको फिर लिखिए, तब आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना सीखा उस टॉपिक से। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपने नहीं सीखा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।